अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आज मैं आप सबके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तूफ़ानी रात। और इस हॉरर स्टोरी के लिखने वाले का नाम है मोहम्मद शुएब। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने हॉरर स्टोरी की तरफ। वो अंधेरी रात थी। अब्र करम ज़ोर शोर से बरस रहा था। बादलों की गरज दिल दिलाने वाली थी। बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ायल कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और ये बेवकूफ़ी साजिद और इसके 3 दोस्त कर चुके थे। साजिद, वाजिद, तानिया और सहर वीकेंड मनाने अपने घर से निकले थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को सिया बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। वो चारों अपने घर के करीब वाले गार्डन में इकट्ठे हुए थे। यार वाजिद, क्या सुहाना मौसम है, क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए? साजिद ने अपने चेहरे की खराश को मिटाते हुए कहा, जो कि दरख्त के झड़े हुए पत्ते ने इसके दाएं रुखसार पर लगाई थी। पागल हो तुम, मौसम देखा है तुमने, कभी भी बारिश हो सकती है। सहर ने लहरती जुल्फों को समेटते हुए साजिद की बात का जवाब दिया। इसका मतलब है तुम बारिश से डरती हो। साजिद ने एक जोरदार कहका लगाया। मैं डरती वरती नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें ये कह रही थी कि ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाना माकूल बात नहीं। सहर ने वजाहत की। अच्छा जी, फिर तो तुम भी हमारे साथ चलो। और तुम अकेली रहकर क्या करोगी तानिया? तुम भी हमारे साथ चलो, वाजिद ने कहा। लेकिन जाना कहाँ है? तानिया ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। वो मेरे पापा का फार्म हाउस है ना, साजिद ने कहा। क्या, इतनी दूर? चौंकते हुए सहर ने कहा। डर गई? साजिद ने तमस्खराना कहा। जी नहीं, चलो। इसकी आवाज़ में जोश ख़त्म हो चुका था। 1 घंटे बाद सहर, तानिया और वाजिद न्यू एडन ग्राउंड में जमा हो गए। बस साजिद का इंतज़ार था। 2 मिनट बाद वो भी कार लेकर आ गया। वाजिद साजिद के साथ आगे बैठ गया। सहर और तानिया पीछे बैठ गईं। मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। हल्की हवाएं तेज़ हो गई। हवा में नमी बढ़ गई। दरख्तों से पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। साजिद ने FM ऑन किया। सब म्यूज़िक से लुत्फ़ उठाने लगे। जूं जूं कार मंजिल की जानिब जा रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और वाजिद दोनों इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सहर और तानिया पर एक वहशत तारी थी। मैंने पहले ही कहा था मौसम काफ़ी ख़राब है, अब भी वक्त है वापस घर चलते हैं, सहर ने मौसम को देखते हुए फिर कहा। साजिद और वाजिद ने इसका डर समझने के बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 2 मिनट के बाद साजिद ने FM पर चैनल चेंज किया। स्लो म्यूज़िक ऑन एरिया था। एक भयानक आवाज़ FM से आने लगी। मौसम की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की फ्लैश लाइट को बंद कर दिया। सुनसान बेयाबान जंगल से गुजरते एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास इस वक्त वहशत बनकर आपको डर सहने लगता है। जब दिल को दहिलाने वाली आवाज़ें आपका पीछा करने लगी, आपका नाम पुकारें, आप इन आवाज़ों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज़ें हर गुजरते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हों। और ये वहशत इस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शानों को छुए। FM पर RJ की पुरअसरार बातें सहर और तानिया को अपने शहर में ले चुकी थी। स्टॉप यार, बंद करो FM को, तानिया ने झुंझला कर कहा। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? सहर ने पूछा। पता नहीं, खुद ब खुद ब्रेक लगी है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। यार जल्दी कर, सहर के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहती थी। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज सहर को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। इसके हाथों की कपकपाहट तानिया देख सकती थी। वो इसे हौसला दे रही थी, मगर खुद भी इसी खौफ में मुब्तला थी। साजिद ने कार का दरवाज़ा खोला और तूफ़ानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि इसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी बनियान वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर इसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज़ें मज़ीद वाज़ेह हो गई। 30 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका वजूद भीग चुका था। इसके होंठ नीले हो गए। ठंड को हवाएं तूफ़ानी बारिश से ज़्यादा ख़तरनाक थीं। क्या हुआ?
वाजिद ने कहा। लगता है इंजन में पानी चला गया। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ किया। अब क्या सारी रात इसी जगह गुजारनी पड़ेगी? सहर ने धीमे लहजे में कहा। जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बेयाबान जंगल में ख़राब हो जाए और अचानक एक साया आपको विंडो से नज़र आए। आर्ची की बातें अभी जारी थी कि अचानक से कोई बाहर से विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वाजिद की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई। यार दरवाज़ा मत खोलना, वाजिद ने समझाया, मगर साजिद ना माना। इसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई न था। अचानक ठंड हवाओं ने कार का रुख लिया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार जल्दी अंदर आ। सहर और ताने के साथ साथ अब वाजिद भी मौसम के हिसार में आ गया। इसका वजूद भी खौफ से ज़ेरज असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई मगर इस बार एक साया भी नमदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है, क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमला कसना शुरू कर दिया मगर वो बुरा शख्स खामोशी से असा के सहारे खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इसके चेहरे लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। इसकी कमर में खम था। बेटा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। ये जंगल रवाओं का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी कहा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार से भी ज़्यादा कार तक पहुँच रही थी। सहर और तानिया मज़ीद घबरा गई। वाजिद भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार ख़राब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक है? वाजिद ने इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। तानिया फ़ौरन कार से बाहर आई। यार इस तूफ़ानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली चलें। ये जंगल में रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपाई तारी थी। ठीक है, साजिद ने शाने उचकाए और बूढ़े शख्स को रोका। इसकी हंसी पहली बार नज़र आई। सब इस बूढ़े शख्स के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश के बूंदों के साथ इन सब के कदमों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। 1 मीटर के फासले पर एक हवेली नज़र आई। तूफ़ानी हवाओं में खड़खड़ाहट की आवाज़। लोहे का जालीदार गेट तूफ़ानी हवाओं में खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक बार फिर बिजली चमकी। सबने पहली बार इस हवेली की हौलनाक को देखा। पूरी हवेली पर स्याही छाई हुई थी। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर ही सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा दरवाज़ा। जज्बे नज़र तो ना देखा मगर एक वहशत ज़रूर दिखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल भीग चुके थे। सबके जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 की ढाई का डाइनिंग टेबल जिसने मट्टी का लिबास ओढ़ा हुआ था। बाएं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहाँ से मुसलसल आ रही थी। गरज की आवाज़ ने इस आहट को मद्धम कर दिया। कितनी सुनसान हवेली है ये, आगे बढ़ते हुए तानिया ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये दरवाज़ा, सहर ने कहा। इसका चेहरा इसके डर को ज़ाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर तुम ऊपर चले जाओ, आराम करो। बूढ़ा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ सिर्फ इसी से रोशनी होती है। और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना। किसानी हंसी के साथ वो वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेरी हवेली को रोशनी में जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे।
हाथों में कैंडल्स रोशन थी, मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे, सब एक एक कमरे में चले गए। तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको सियाह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी, दीवार पर जानवरों के खाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन खाकों में जान डाल देती। वो सहमते हुए बेड पर जा बैठी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। इसने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ी। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो इसे खोलने की कोशिश कर रही थी। एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खुलते ही इस पर एक मगोटा गिरा। इसको देखते ही इसकी चीख निकल आई। इसका सांस फूल गया। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। एक चादर अलमारी में थी। इसने उसे उठाया और ओढ़कर बेड पर जा लेटी। एक कपकपी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और ठंडू हवाओं की आवाज़ें निहायत भयानक लग रही थी। खड़खड़ की आवाज़ें इसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई। वो डर गई, उठ बैठी। कदमों की आहट इसे सुनाई देने लगी। वो डरते हुए दरवाजे के करीब आई। कौन है? कौन है? लरजते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब न आया। इसने दरवाज़ा खोला, मगर वहाँ कोई न था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ी, मगर अंधेरे के सिवा कुछ नज़र न आया। बिजली चमकती तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ कोई दरवाज़ा न था। वो दरवाजे जिनके ज़रिए सहर, वाजिद और साजिद अपने कमरों में गए थे, सब गायब हो गए। साजिद, वाजिद, सहर, वो चिल्लाने लगी। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ी तो एक और झटका लगा। इसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गई। एक साया नमूदार हुआ, मगर फिर आंखों से ओझल हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगी, मगर वहाँ कोई न था। करवटें बदल बदल कर साजिद का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह पर और गीले कपड़ों में वो सो नहीं पा रहा था। इसने दीवार की तरफ करवट ली। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके साथ लेटा है। इसने किन आँखों से पीछे देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में कुछ नज़र न आया। इसने अपनी मुट्ठी खौफ से बींच ली। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा, पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। खौफ इसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ले ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई न था, सिर्फ अंधेरा और वहशत थी। वो आगे बढ़ा और वाजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, मगर इसने दरवाज़ा न खोला। अचानक सहर के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई। वो इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सहर, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा, मगर कोई जवाब न आया। चीख भी गायब हो गई। पुरअसरार खामोशी ने आ घेरा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। इसने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई न था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंकों से बुझने को तैयार थी। तानिया का दरवाज़ा खुला था। वो आगे बढ़ा, कमरे में दाखिल हुआ, मगर वहाँ तानिया मौजूद न थी। तानिया, इसने पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई देने लगी। तानिया, तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा, मगर कोई जवाब न आया। आहट मज़ीद वाज़े हो गई। वो लरजते कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो नंगे पाँव था, मगर जब भी वो निचले स्टेप पर कदम रखता, एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई इसके साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। इसने अपने आगे पीछे देखा, मगर कोई नज़र न आया। एक ठंडख्वाह हवा का झोंका आया और कैंडल बुझ गई। अंधेरे ने आ घेरा। हवेली के मेन दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर जब उसके पास गया तो दस्तक की आवाज़ गुल हो गई। इसके हाथ कांपने लगे। वो पलटा। एक साया किचन में ज़्यादा दिखाई दिया। वो धीमे कदमों के साथ बढ़ने लगा। वो बरसात के मौसम में भी पसीने से शराबू था। ये पसीना खौफ का था, वहशत का। वो किचन के दरवाजे के करीब था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, इसके शानों पर किसी ने हाथ रखा। एक चीख की आवाज़ गूंजी।
اس کا سانس پھول گیا، آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی، سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی، لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر ٹھنڈ خواہ ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو سرخ رنگ کی بوند اس کے دودیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بخور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف دیکھا، ڈراؤنی، وہ خون اب غائب ہو گیا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کا دیوار پر نظر آیا۔ تانیہ اور ساجد اپارٹمنٹس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت، کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں، بتاؤ، ساجد نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی بات پر دونوں نے اسباب میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سروں پر چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے، ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی، واضح طرف پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی، سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے، خوف کی سبب اس کے ہاتھ کینڈل سے نیچے گر گئی۔ تانیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں حویلی میں گونجنے لگی۔ ان کی نظر خون کے ماخذ کی طرف گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا، اس کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھی۔ سحر کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا، اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ مگر تم تو، ساجد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا نا وہیں رک جاؤ ورنہ، ساجد نے دیوار کے ساتھ لگے ایک گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ سحر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ تانیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جھنجھلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس حویلی سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس حویلی میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، ساجد نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔
कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, तान्या ने कहा। शहर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी मगर दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार दरवाज़ा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद भी मदद की। बेसूद, इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है, एक कहसानी हंसी आवाज़ में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे मगर वहाँ कोई न था। बिजली की चमक भी इस आवाज़ के मुजस्सिम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में ज़ाहिर हुआ, फिर शहर की शक्ल में नज़र आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी मगर रास्ता ना मिला। चीखों की आवाज़ तेज़ से तेज़ हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज़ सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनी ने जगह ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाज़ें हवेली के अंदर सुनाई दे रही थी। 4 लाशें इनमें रखी जा चुकी थीं। सब इन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नफ्स काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म के खराशों के निशानात ना थे सिवाय एक लाश के। इसका सर धड़ से जुदा था। एक तेज़दार खंजर से इसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला मगर इस पर चारों के उंगलियों के निशान थे। इस खंजर से सबकी नफ्स काटी गई थी या फिर खुद उन्होंने काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही। ये स्टोरी यहीं पर ही एंड होती है। आप सबको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।